मेरे मरने के बाद जो मेरे शरीर के अंग हैं वो भारतीय सेना को दान कर दिए जाएं। 1973 में कोई अनजान शख्स जिसका मैं नाम नहीं जानता और मेरी माताजी को खूनदान देकर मेरी माताजी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बचा गया। कि लोग नसें काट देते हैं अपना प्यार साबित करने के लिए, लेकिन कोई सुई नहीं चुभने देता रक्तदान के लिए। मैं मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाता। अगर मेरे मन में कोई विश है तो जब कोई खून की सुई लगती है तो मैं तभी मांग लेता हूँ कुछ, मेरी विश पूरी हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी दादी जी, एक बार मैं खूनदान देने के लिए घर से जा रहा था तो वो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया कि मैंने जाने ही नहीं देना तेरे को। और मेरे में इतना जुनून हुआ करता था, इतनी समझ नहीं थी, मैं थाने चला गया। मैं मेरी दादी जी के खिलाफ FIR करवाने चला गया कि अगर मेरे ना जाने से किसी की मृत्यु हो जाए तो कह देता यार खूनदान करना है, वहाँ सेब केले आपको बर्फ़ी वगैरह मिलेगी। तो उसी लालच में हमने ये खूनदान देना शुरू कर दिया, खाने के चक्कर में। और डर ये लगा कि अगर घर वालों को पता लग गया तो घर वालों से बचना मुश्किल हो जाएगा, घर वाले पिटेंगे। तो हमने घर आके बताया ही नहीं। मैंने मिठाई नहीं खाई, मैंने 30 साल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हमने शुरू किया तो कैंप वगैरह बहुत कम लगते थे। हॉस्पिटलों में खून के जैसे किसी के बच्चा होने वाला होता था तो हमें बुला लिया जाता था। और बहुत सारी जगह हम गए, लुधियाना, चंडीगढ़, PGI रोहतक और बहुत सारे स्टेटों में हम गए रक्तदान करने के लिए। 18-18, 20-20 साल के बच्चे प्री वर्कआउट लेते हैं और उनकी जो स्किन है वो सारी पिंक कलर की, रेड कलर की हो जाती हैं, कईयों के यहाँ वो फुंसियाँ हो जाती हैं। घी को लोग फैट समझते हैं और आप अगर गूगल में सर्च करें कि सबसे बढ़िया फैट बर्न ही देसी घी होता है। रक्तदान करके आए तो आप अपने शरीर में इतने चेंजेस देखते हो, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आती है, आपके शरीर में इतनी, कहने का मतलब फुर्ती आ जाती है। 52 साल की उम्र में 107 बार खूनदान, ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक मिसाल है जो डबवाली के नवीन नागपाल ने कायम की है। खूनदान तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन डबवाली के नवीन नागपाल ने उसे अपना धर्म बना लिया। 107 बार खूनदान ये एक संख्या नहीं बल्कि वो जिंदगियां हैं जो आज नवीन नागपाल जी के खून देने की वजह से मुस्कुरा रही हैं। तो आज जानते हैं कि नवीन नागपाल जी जो डबवाली में आज एक समाज में प्रेरणा देने के लिए जाने जाते हैं और एक मिसाल कायम करने के लिए जाने जाते हैं, उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और ज़िंदगी में वो क्या बनना चाहते थे, किस प्रकार से उन्होंने सोचा कि खूनदान जो है उसे अपना धर्म बनाकर लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह से बचाया जाए। तो इस वक्त पेशे से टीचर नवीन नागपाल जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, और पूरी न्यूज़ टीम के, आपके सभी क्रूज़ मेंबर को और सारी जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। तो नवीन जी, जैसे ही इस कमरे में हम आए और चारों तरफ जब हमने आपकी ये प्रशंसा पत्र, आपके अवार्ड्स जो हैं उन्हें देखा, तो एक बहुत ही पॉजिटिव और ऐसा लग रहा है कि एक नई दुनिया में हम प्रवेश कर गए। आप इस कमरे में रहते हैं, पहले तो बताएं कि आपको कैसा लगता है ये देखकर। मान महसूस होता है जी, परमात्मा ने हमें ही चुना ये काम करने के लिए। 140-42 करोड़ की जनता है और मैं आपको आंकड़ा बताऊं अगर WHO का, तो भारत की कुल जनसंख्या का 1% भी लोग खूनदान नहीं करते हैं, जबकि हमें हर साल 2.5% खून की ज़रूरत पड़ती है जो कि बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है। तो आज से पहले 30 साल पहले ये सफ़र शुरू हुआ था और जो आज तक लगातार चल रहा है। तो नवीन जी, थोड़ा ज़िंदगी में पीछे चलते हैं। तो द ग्रेट नवीन नागपाल होने से पहले जब आप सिर्फ नवीन थे अपने बचपन में, कैसा बचपन रहा? और मुझे खूनदान करना है ये भावना, क्योंकि आज से पहले बड़े ही मिथ चलता था कि मेरे शरीर का खून अगर निकल जाएगा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। तो वो नवीन जो था वो क्या सोचता था, कैसी ज़िंदगी थी उसकी? बचपन बहुत बढ़िया था जी। माता पिता का साथ बहुत मिला, वेल सेटल थे, अच्छे दुकानदारी थी और घर में मैं सबसे छोटा था, सबसे लाडला था। तो जब मैं कभी कोई शरारत करता था तो मेरी माताजी मुझे हर बार यही कहती थी,
तू जिंदा बच गया इसलिए हमें तंग करता है। तो वो बार बार मेरे प्रश्न यही उठता था। मैंने एक दिन फिर मेरी माताजी से पूछा कि आप बार बार मुझे ये प्रश्न क्यों कहते हो, ये क्यों कहते हो कि तू जिंदा बच गया। फिर उन्होंने बताया कि जब तेरा जन्म हुआ 1973 में, मेरा जन्म हुआ 30 अप्रैल को, तो यहाँ पे कोई सजेरियन की व्यवस्था नहीं थी। तो मेरी माताजी को तब फिरोजपुर पंजाब में ले जाना पड़ा, बड़ा हॉस्पिटल था। तो वहाँ 1973 में कोई अनजान शख्स जिसका मैं नाम नहीं जानता, और आज जहाँ भी हो वो शख्स, परमात्मा उसको अपने चरणों में निवास दे, उसके परिवार को तरक्की बख्शे। तो कोई अनजान शख्स मेरी माताजी को खूनदान देकर मेरी माताजी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बचा गया। और जब मुझे ये रक्तदान के बारे में पता चला, फिर उस दिन से ही मैंने ये ठान लिया कि अगर मेरी ज़िंदगी किसी के खून से बच सकती है तो मैं भी किसी की ज़िंदगी बचाने का प्रयास करूँगा। और तब से ये कारवां चलता आ रहा है और चलता रहेगा। 65 साल की उम्र तक मैं अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करूँगा। तो नवीन जी, क्या उम्र थी आपकी जब आपको ये एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी एक अनजान शख्स ने बचाई, तो अब मैं ऐसी ज़िंदगियां बचाऊंगा जिन्हें खून की ज़रूरत है? तो 20 साल की, 18 से 20 साल की उम्र होगी अब मुझे। तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए हैं ये काम करते हुए। तो जब हमने शुरू किया तो कैंप वगैरह बहुत कम लगते थे। हॉस्पिटलों में खून, जैसे किसी के बच्चा होने वाला होता था तो हमें बुला लिया जाता था। तब स्वस्थ खून की, या जो आजकल शुद्ध करके खून देते हैं, वो वैसी व्यवस्था नहीं थी। एक से दूसरे में ट्रांसफ़र सीधा कर दिया जाता था। तो अच्छा भी लगता था जब किसी की ज़िंदगी बच जाती थी, और बुरा लगता था जब पता लगता था कि या तो किसी का बच्चा मर गया या उसकी माता की देहांत हो गया। तो क्योंकि शुद्ध खून नहीं मिल पाता था, और जैसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता था, हो सकता आदमी को कोई, किसी को क्या बीमारी है और वो सीधी बीमारी उसके ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो जैसे जैसे 2000 तकरीबन 9 के बाद ये क्रांति आई कि हर बंदे को स्वस्थ और शुद्ध खून मिले, और खून की जो टेस्टिंग शुरू होगी, जिसमें से HIV का जो मेन टेस्ट वो होने लग गया, और जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह अलग करने लग गए। अब ये हो गया है कि एक खून से हम 3 आदमियों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो नवीन जी, पहली बार जब खून दान करने के लिए आप गए, एक भावना होती है मन में, एक डर भी होता है, क्योंकि 20 साल का नवीन जो पहली बार खून दान करने जा रहा था, तो क्या भावना थी जब सुई आपके जो है मतलब बाजू पर लगाई गई और जब खून शरीर से निकल रहा था, तो वो रात कैसी बीती और उस वक्त की भावना क्या थी? उस समय खून के लिए तो डर का माहौल था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा वज़न 118 किलो हुआ करता था और मैं बड़ा मोटा इंसान था उस समय। डबल का हर बंदा मुझे मोटू की कह के पुकारता था, और तब खाने का बड़ा लालच होता था। जब हमें कोई कह देता यार खूनदान करना है, वहाँ सेब केले आपको बर्फ़ी वगैरह मिलेगी, तो उसी लालच में हमने ये खूनदान देना शुरू कर दिया, खाने के चक्कर में। लेकिन सुई का कोई डर नहीं था, हमें ये लालच था कि खाने को मिल जाए। तो पहली बार जब आप खून दान करके जब सुई निकाल दी गई और आप जब चले, तो कैसा लगा आपको? डर लगा कि खून निकल गया, कमज़ोरी आएगी, या लगा कि बस जो सोचा था वो हो गया? खुशी तब हुई जब खूनदान कर दिया, और थोड़ी देर बाद हमें पता लगा कि उस औरत के एक लड़का हुआ है और दोनों जो माँ बेटा स्वस्थ हैं। और डर ये लगा कि अगर घर वालों को पता लग गया तो घर वालों से बचना मुश्किल हो जाएगा, घर वाले पिटेंगे। तो हमने घर आके बताया ही नहीं। जब मैंने करीब 11-12 बार रक्तदान कर दिया तो मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि आपका लड़का खूनदान बहुत करता है, उसको ये काम छुड़ा दो और कोई ना कोई उसको बीमारी लग जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी दादी जी, एक बार मैं खूनदान देने के लिए घर से जा रहा था तो वो मेरे रास्ते में सामने, जिंदा थी तब मेरी दादी जी, तो वो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया कि मैंने जाने ही नहीं देना तेरे को। और मेरे में इतना जुनून हुआ करता था, इतनी समझ नहीं थी, मैं थाने चला गया। मैं मेरी दादी जी के खिलाफ़ FIR करवाने चला गया कि अगर मेरे ना जाने से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है।
तो मेरे को इंस्पेक्टर थे, उन्होंने समझाया, कहते यार तुम्हारे घर की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो आप उनकी मानो। तो आपकी माताजी का क्या रिएक्शन था इसे लेकर? माताजी ने कभी नहीं कहा, माताजी हमेशा मुझे कहने का मतलब मोटिवेट करती रही, क्योंकि उनको तो पता था कि उनकी भी ज़िंदगी बची, उनके बेटे की भी ज़िंदगी बची। और शादी के बाद मेरी शादी यहीं लोकल डबवाली में ही हुई थी, तो पत्नी को भी मेरा पता था कि ये रक्तदानी है, और आज तक मेरी पत्नी ने कभी भी मेरे को जाने से नहीं रोका। हालांकि वो मेरे को बताती रहती है कि आपके अभी 3 महीने होने वाले हैं, आपका आज दिन हो गया, 3 महीने हो गए, आप कब दान करने जाओगे। बच्चे भी मेरे बड़े मोटिवेट होते हैं। तो लड़की मेरी कहती है कि मैं जब 18 साल की हो जाऊंगी तो पापा जी मैं भी ये काम शुरू करूंगी। तो मज़ा आता है ये देख के। और समाज में बहुत सारे युवा मिलते हैं, वो कई बार नहीं भी कैंप लगा होता, बाज़ार में जाते हैं तो मेरे को रोक के खड़े रहते हैं कि सर हमने आपको देख के खूनदान करना शुरू कर दिया। और करीब करीब मैं ऐसे 700 से ज़्यादा लोगों से मिला जिन्होंने मेरे को ये कहा कि हमने आपको देख के खूनदान शुरू कर दिया है। तो एक मन को तसल्ली होती है कि जिस काम के लिए हमने ये दिन देखने के लिए जो भी खूनदान है जो करा जाए, आज हम देखते हैं कि जो लाइनें लगी होती हैं रक्तदानियों की, और खून अपना वेट करता है कि मेरा नंबर कब आएगा। पहले ये होता था कि जो मरीज़ था वो वेट करता था कि मुझे खून कब मिलेगा। और बहुत सारी जगह हम गए, लुधियाना, चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, और बहुत सारे स्टेटों में हम गए रक्तदान करने के लिए। तो ये कारवां चलता गया। बस यही सोचा कि अगर हम समाज में एक सामाजिक प्राणी हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए कुछ करें। लेकिन हमने अब इसको एक प्रण बना लिया, इसको एक धर्म बना लिया, क्योंकि मैं मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाता। अगर मेरे मन में कोई विश है तो मेरे जब कोई खून की सुई लगती है तो मैं तभी मांग लेता हूँ कुछ, मेरी विश पूरी हो जाती है। तो मेरे को लगता नहीं, मैं तो इसको ही परमात्मा मानता हूँ जी। तो 20 साल का नवीन जब जवान हुआ, और जैसे आपने बताया है कि आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे कि मुझे जो है वो सेवा करनी है, तो ऐसा तो जज्बा जो है हमारी भारतीय सेना उसमें है। तो नवीन क्या बनना चाहता था? मैं भारतीय सेना में जाना चाहता था जी, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से मैं नहीं जा पाया। और जब मैं अभी मैंने वो अंगदान का जो अपनी तरफ से एक प्रण लिया है कि मेरे मरने के बाद जो मेरे शरीर के अंग हैं वो भारतीय सेना को दान कर दिए जाएं, ताकि मैं भी उस सेना का एक हिस्सा बन सकूं, जीते जी नहीं तो मरते हुए बन सकूं। ये प्रण है मेरा। और मैंने तो नवीन जी, आप में ये विचार कैसे आए? एक आम आदमी के लिए भी सोच रहे हैं, तो नवीन जी इसे लेकर बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया होगा। तो अभी तक कितनी संस्थाएं आपको सम्मानित कर चुकी हैं, और नेशनल, स्टेट, और कहाँ तक जो है वो आपकी जो ये इंस्पिरेशन है वो पहुँच चुकी है? मुझे 2 तो ऑनरेरी डॉक्टरेट मिल चुकी हैं जी। लोग बहुत पढ़ते हैं डॉक्टर लिखवाने के लिए, तो मैंने तो ये कमाई की है कि ये यूनिवर्सिटियां मुझे इस जो अच्छे पद से सम्मानित कर रही हैं। और 2 मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, 27 के करीब मुझे नेशनल अवार्ड अब तक मिल चुके हैं, 7 मुझे स्टेट अवार्ड मिले हैं, और 4 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड मिल चुके हैं, और 5 मुझे जो उपमंडल प्रशासन अवार्ड मिले हैं। एक ये मैं दिखाता हूँ आपको, शेड्स ऑफ इंडिया नाम से एक मैगज़ीन आती है जो बड़े लेवल की, तो उन्होंने मेरा पूरा डाटा खंगाला सोशल मीडिया से और मुझसे संपर्क किया, और उन्होंने एक पेज मुझे दिया पूरा अपना, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरा सारा ये जो आप देख रहे हैं नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज हुआ। तो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वालों से मैंने संपर्क किया कि आपके पास कोई इस तरह का कोई रिकॉर्ड है तो मुझे बताएं। तो इनका जो हेड ऑफिस अभी श्रीलंका में है, तो 10 दिन के बाद इनकी मेरे को एक मेल मिली भी, आपका डाटा भेजें, आप पूरा अपना प्रोफाइल भेजें। वो प्रोफाइल भेजने के बाद फिर इनका एक मेल आया 4-5 दिन बाद कि हमारे पास अभी तक तो कोई डाटा नहीं है और हम आपका नाम दर्ज कर लेते हैं,
अगर कोई इसमें 15 दिन की हम वो आपत्ति कोई करता है तो कोई आपसे ज़्यादा भी मिल सकता है ब्लड डोनेट करने वाला, तो वो 15 दिन बाद हम आपका नाम शामिल करेंगे। तो 15वें दिन बाद उनका एक कंग्रेचुलेशन की मेरे को मेल आती है, तो $5 उनका जो इसका ई सर्टिफिकेट की फ़ीस थी जो मेरे से ली गई उनके द्वारा, तो वो $5 मैंने उनको फ़ीस दी। कुछ 400 कुछ रुपए बनते थे उस टाइम, 489 समथिंग थे। तो फिर वो मेरे को ये ई सर्टिफिकेट उन्होंने भेज दिया जो आप पीछे देख रहे हैं। तो नवीन जी, आपकी सोशल मीडिया पर बड़ी सारी वीडियोस हम देखते हैं जिसमें आप जो है जिम के अंदर अच्छी खासी वर्जिश करते हुए नज़र आते हैं। आजकल जिम का एक क्रेज़ है लड़कों के बीच में ना, तो लड़के वेट उठाना, वेट लिफ्टिंग या ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर आम जिंदगी में उन्हें कुछ करने के लिए कह दिया जाए तो वो कर नहीं पाते हैं ना। आप 107 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और जो जिम वाले लड़के हैं वो तो डाइट में इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वो समाज कल्याण के बारे में सोच नहीं पाते। आपको वेट लिफ्टिंग या इन सब चीज़ों में कभी दिक्कत आई है ब्लड डोनेट करने के बाद? नहीं, सन 94-95 में मैंने शुरू किया था जिम, 2 साल फिर किया, फिर बीच में करीब 18-20 साल छोड़े रखा। हालांकि मैं सैर है, नियमित रूप से व्यायाम करता हूँ, मेरे को 30 साल से ऊपर हो गए हैं, और अभी फिर मैं 1.5-2 साल से दोबारा जिम जाने लगा हूँ। तो एक तो मैं सप्लीमेंट नहीं लेता, क्योंकि सप्लीमेंट से ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, पता नहीं क्या क्या केमिकल डाले होते हैं। मैंने देखा है 18-18, 20-20 साल के बच्चे प्री वर्कआउट लेते हैं और उनकी जो स्किन है वो सारी पिंक कलर की, रेड कलर की हो जाती हैं, कईयों के यहाँ वो फुंसियाँ हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में इतनी वो उत्सुकता जागरूक कर देते हैं। तो मैं उन युवाओं से भी कहूँगा कि बचें इन केमिकल से। आपके पास परमात्मा का दिया हुआ इतना बढ़िया भोजन है, हमारे बढ़िया सब्जियाँ हैं, बढ़िया फ्रूट है हमारे पास, दूध है, घी है, और घी को लोग फैट समझते हैं, और आप अगर गूगल में सर्च करें कि सबसे बढ़िया फैट बर्न ही देसी घी होता है। और इसका प्रयोग आप नियमित ज़िंदगी में करते रहें, बढ़िया रहोगे, क्योंकि आपका जो शरीर है वो सिर्फ खेल एक डाइट का है। 80% आपका शरीर डाइट के ऊपर चलता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, वेल बैलेंस्ड है, तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं लगती। 20% रोल एक्सरसाइज का है। आप अपनी ज़िंदगी में पूरे 24 घंटे में आप अपने शरीर को कम से कम 1-2 घंटे देते हैं, तो आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं है। अगर आप जिम भी जा रहे हैं तो आपके वहाँ पॉजिटिव विचार आएंगे आपको। लेकिन नवीन जी, जैसे आपने कहा कि 3 मंथ बाद हम जैसे ब्लड डोनेट कर पाते हैं ना, और आप हर 3 मंथ बाद जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो इसके अराउंड कोई जब आप जिम जाते हैं उसे लेके कोई दिक्कत आती है? ब्लड डोनेट करने के तुरंत बाद हम जिम नहीं कर सकते? 24 घंटे तक का होता है कि 24 घंटे के बीच में आप कोई भारी वजन ना उठाएं या आप गाड़ी ना चलाएं, और 24 घंटे बाद आप आज अगर आप रक्तदान करके आए तो आप अपने शरीर में इतने चेंजेस देखते हो, आपके शरीर में इतनी चुस्ती आती है, आपके शरीर में इतनी, कहने का मतलब फुर्ती आ जाती है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे शरीर में जब भी हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसका बनता तो खून ही है। जो हमारा हार्ट है वो उसको साफ़ कर देता है, और साफ़ खून हमारी नाड़ियों में चलता है। फिर भी हमारा हार्ट इतना, कहने का मतलब बहुत बढ़िया हाल, एक प्रकार की छलनी है, लेकिन फिर भी कुछ जो क्लॉट्स हैं वो हमारे खून में दौड़ते रहते हैं। उनको निकालने का एक ही साधन है कि वो रक्तदान जिस दिन हम करते हैं, बहुत सारे क्लॉट उस खून में निकल जाते हैं और हमारा शरीर है जो गंभीर बीमारियों से बच जाता है। और अगर साइंस भी यही कहती है कि आप लगातार रक्तदान करते हो तो आपको कोई हार्ट अटैक का खतरा नहीं आता है। आपको थोड़ा आयरन लेवल आपका ज़रूर कम हो जाता है जिस दिन आप खूनदान करते हो, लेकिन अगर आपकी डाइट सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। तो आपका जैसे आप देखो ब्लड डोनेट करते हो और स्वस्थ ब्लड जो है वो किसी व्यक्ति को मिल पाता है, तो उसको लेके आपको भी बहुत सारा अपना जो शरीर है उसका या फिर अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ता होगा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल जी, मैं बाज़ार की कोई चीज़ नहीं खाता, मैं तली हुई कोई चीज़ नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता जल्दी। मैं सिर्फ रविवार के दिन घर में एक जो मीठी अमचूरी बनाते हैं स्पेशल, वही खाता हूँ। मैंने मिठाई नहीं खाई, मैंने 30 साल से कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ जो मकसद है जीवन में 151 बार रक्तदान करने का, अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा मैं वो तभी कर पाऊँगा। अगर शरीर के ऊपर ही सब कुछ है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ता है। कई बार यार दोस्त बड़े बैठे हैं, खा रहे हैं, कोई समोसे खा रहे हैं, मन बड़ा करता है खाने को, लेकिन फिर वो लोग याद आते हैं कि यार अगर मैंने ये खाया और मेरे को बीमारी लग गई, हो सकता है कि मेरी वजह से जिसकी ज़िंदगी बच रही है वो ना बच पाए। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं ये चीज़ें सब छोड़ रखी हैं। मैं घर का सादा खाना, किसी ब्याह शादी में भी जाता हूँ तो वहाँ तकरीबन यही होता है कि शगन दिया जाए और घर चला जाए, और घर में ही आके खाता हूँ। मान लो कम नमक मिर्च वाला खाना खाता हूँ मैं जी। तो नवीन जी, एक अंतिम सवाल के साथ जो है आज आपके साथ जो बहुत ही खूबसूरत एक वार्तालाप हुआ है उसका अंत करते हैं। आप डवाली से हैं और डवाली दानियों की और संस्थाओं की एक मंडी कही जाती है। ऐसा क्यों नहीं हो पाया कभी कि किसी संस्था ने आपका नाम जो है वो रेकमेंड किया हो? क्योंकि संस्थाओं के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी अपनी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है या फिर समाज के लिए जो कोई काम कर रहा है उसका नाम आगे रेकमेंड करे, ताकि वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाए। और डबवाली तो फिर भी हरियाणा में जो है, डबवाली के बहुत लोग निकल कर गए हैं जिन्होंने हरियाणा में नाम रोशन किया, और बल्कि वो तो हरियाणा से आगे अदर स्टेट्स में भी नाम रोशन कर आए हैं। तो क्या कारण लग रहा है आपको? ये अब गंभीर विषय है जी, इस पे हम क्या किसी को कह सकते हैं। हर संस्था के अपने प्रोटोकॉल हैं, अपना एक काम करने का तरीका है। तो मैं भी अपनी तरफ से लगा हुआ हूँ कि जब तक स्वास्थ्य सही है ये करते रहो, बाकी इनामों के पीछे क्या भागना, आप काम करते रहो और समाज की सेवा करते रहो, इनाम अपने आप आपको लोग देते रहेंगे। और मैं नहीं मानता कि किसी संस्था को मैं जाके कहूँ कि मेरा नाम रिकमेंड करें, तो अच्छा भी नहीं लगता। जिस चीज़ के पीछे दान लगा हुआ है उसके पीछे वो हमने क्या, इनामों के पीछे क्या भागना। जो मिल रहा है मैं उसी में ही संतुष्ट हूँ। भी लोग मुझे जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं। करीब 14 स्टेटों से मुझे सम्मान मिल चुका है भारत में। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मैं एक बड़ा ब्लेस्ड हूँ। मेरे ऊपर परमात्मा की जो विशेष कृपा है कि यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। तो मैं नहीं समझता कि मैं इन चीज़ों के पीछे भागूँ। नवीन जी, कल बात करते हुए आपने जो नशा करने वाले जो युवा कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं उनके लिए आपने एक शायरी की लाइंस कही थी। चाहूँगी कि आज भी आप इस इंटरव्यू में जो है वो अंतिम उन लाइंस को कहने के बाद जो युवा डवाली का नशे की तरफ मुड़ रहा है उसे आप लाने का प्रयास करें वापस। हाँ, युवाओं के लिए लोग यही कहते हैं कि लोग नसें काट देते हैं अपना प्यार साबित करने के लिए, लेकिन कोई सुई नहीं चुभने देता रक्तदान के लिए। तो मौका दीजिए अपने खून को जिस्मों में, किसी की रगों में बहने का। ये अनोखा तरीका है कई जिस्मों में ज़िंदा रहने का। तो सब डबवाली के जितने भी युवा हैं वो अपने पीछे अपने परिवार को देखें, अपने माँ बाप को देखें, हो कोई शादीशुदा है तो अपने बच्चों को देखें कि आप अगर नशा करते हो तो आप सिर्फ नशा नहीं कर रहे हो, आपके पीछे पूरा परिवार जो है ख़राब हो रहा है। और अगर आप मान लो कि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, हमने देखे हैं डबवाली में बहुत से युवा 18-20 साल के मौत हो गई है कईयों की। तो दुख होता है, वो मौत अकेले आदमी की नहीं होती, पूरे परिवार की हो जाती है, पूरा परिवार ख़राब हो जाता है। तो युवाओं से यही अपील करेंगे कि करना है तो अच्छा काम कीजिए, आप नशा ही करना है किसी चीज़ का लगा लीजिए। हमने रक्तदान का नशा लगाया, हम तो कहते हैं कि ये नशा बहुत बढ़िया है। तो हम तो युवाओं से मैं यही कहूँगा कि नशे से दूर रहें, और हो सकता है तो ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते तो कोई समाज के लिए थोड़ा बहुत काम करते रहें। गांधी जी का एक वाक्य याद रखें कि हर आदमी जो जन्म से महान नहीं होता, लेकिन हम छोटे छोटे काम करके महानता की तरफ कदम जरूर बढ़ा सकते हैं। तो डबवाली के नवीन नागपाल की एक इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी जिसे देखकर आज हम खुद इंस्पायर्ड हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जन्म से कोई महान नहीं होता, हम अपने कार्यों से महान होते हैं। और अगर चाहते हैं समाज में कुछ करने के लिए, और देखिए जन्म तो हर कोई लेता है और जीता है ज़िंदगी और मर जाता है,
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को इस तरह से जीते हैं जो बाकियों को भी सिखाते हैं और फिर मरने के बाद भी उनका नाम जिंदा रहता है। तो ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो आपको पार्टियों में ले जाकर नशे की तरफ ले जाने का कार्य करते, लेकिन आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करते। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।